हम्म। तो आप लोग को कुछ पहले से जानकारी, भाई यही क्या होता है ना कि आपका नॉलेज पहले पता चल जाए, उसके बाद आई विल स्टार्ट। बताओ क्या, कितना, किस स्टेज पे आप हो। भाई एक होता है ना कि आदमी यहाँ तक है तो उससे ऊपर ही हमें काम करना है। एक होता है कि हमें तो कुछ नहीं आ रहा है, आप जहाँ से स्टार्ट करोगे वहीं से ही वी विल स्टार्ट, है ना, जीरो से। तो जीरो में मैं ABCD को छोड़कर स्टार्ट कर सकती हूँ, ये मान लूँ, पक्का। अब इसमें से कुछ चीज़ें आपको आ रही होंगी और कुछ चीज़ें आपको नहीं आ रही होंगी। जो चीज़ें आपको आ रही होंगी वो भी आपको 70% आ रही होगी, 30% या तो कन्फ्यूजन होगा या क्वेश्चंस नहीं होते होंगे। यही बात है। चलिए, तो देखो आप जिस लैंग्वेज के लिए यहाँ पर आए, आपके लिए वो सब्जेक्ट है, हमारे लिए वो क्या है, लैंग्वेज है। हम इसको लैंग्वेज की तरह पढ़ेंगे। पहले के सिनारियो में और अब के, इसको जूम कर देना वरना मुझे दिखेगा नहीं, वैसे देखना नहीं है बट फिर भी जूम कर देना आप। हाँ, अभी का जो सिनारियो है लैंग्वेज का, मैं किसी भी एग्जाम की बात करूं, कुछ टॉपिक बहुत कॉमन है। जैसे एक टॉपिक होता है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, एक टॉपिक होता है एरर। सिमिलर ही है भाई, आपको सारे एरर एजुकेटर्स और ढूंढनी है, क्रिएटर्स। करेक्ट करना है सेंटेंस को। या मान लो एक एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको फिलअप दे रखा है और उसमें आपको एक कोई एप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करके डालना है, ठीक है क्या। तो कुछ ना कुछ इन्हीं में से ही रिलेटेड आएगा। आपकी जो कमांड है वो किस पे होनी चाहिए, सेंटेंस पे होनी चाहिए। और सेंटेंस के लिए कुछ चीजों का आपको ध्यान में रखना होता है। उसके बाद आप कोई भी चीज करेंगे इन तीनों में से, वो आपकी कभी गलत नहीं होगी। जैसे मुझे करेक्शन ऑफ सेंटेंस करना है तो सेंटेंस के बारे में आना चाहिए। मुझे एरर करनी है, एरर किस में होगी, सेंटेंस में ही होगी। मुझे फिल इन द ब्लैंक फिल करना है तो वो एक सेंटेंस होगा, उसी में ही कुछ फिल इन करना है। तो इन सब के लिए मेरे को क्या आना चाहिए, सेंटेंस। अभी मैं आपसे बात कर रही हूं तो मैं भी तो सेंटेंस ही बोल रही हूं। और मैं अगर थोड़ा भी अपना हिंदी ऐसे, जैसे मैं ये काम करता हूं, तो तुम्हें ऑड लगेगा कि यार ये करता है क्यों बोल रही है, ये क्यों नहीं बोल रही करती है ना। तो सेंटेंस में ही कुछ ना कुछ एरर होती है। अब क्योंकि जो हिंदी है वो हमारी भाषा है, वी आर गुड एट, हम लोग उसको हमेशा से करते आ रहे हैं, इसलिए हमें दिक्कत नहीं आती। इंग्लिश में इसलिए दिक्कत आती है, एक तो मदर टंग नहीं है, सुनते ही इतना कम है कि एरर पकड़ में नहीं आती है। और दूसरी चीज, हमने कभी इस पे मेहनत किया भी नहीं है। किसी ने कहा कि हाँ कोचिंग कर ले एक बार अच्छे से इंग्लिश की, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या पता बैठ जाए मामला, ठीक है, यही बात है। तो इस सेंटेंस पे कमांड करने के लिए इस सेंटेंस के जो पार्ट्स है उन पे हमें कमांड करना होता है, सेंटेंस के पार्ट्स पे। सपोज मुझे एक मोटरसाइकिल चलाना सीखना है, आप ही लोगों से मैं पूछती हूँ कि मुझे बाइक चलाना सीखना है, तो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि बाइक में मुझे किक स्टार्ट करना है, या फिर जो है मुझे डायरेक्ट सेल्फ स्टार्ट करना है। उसमें एक ब्रेक होता है, उसमें एक टैंक होता है जिसमें आपको तेल भी भरवाना है समय समय पे। तो ये सारी चीजें मुझे पता होनी चाहिए। इन द सेम वे सेंटेंस में भी मुझे पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें होती है। तो सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस में होते हैं, हाँ क्या, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। सर ये सेंटेंस की पोजीशंस होती हैं कि ये सब्जेक्ट पोजीशन है, ये वर्ब पोजीशन है, ये ऑब्जेक्ट पोजीशंस है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, सेंटेंस में पार्ट्स होते हैं। सेंटेंस में क्या होते हैं, पार्ट्स। तो पार्ट्स तो हर चीज के हो सकते हैं। उन सेंटेंस के पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच का मतलब क्या होता है, बोलना, किसी बात को कहना। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, सेंटेंस के पार्ट्स है। अगर हमारी कमांड इन सेंटेंस के पार्ट्स पे अच्छी है तो हमारी कमांड पूरी इंग्लिश पे अच्छी है। मैं कह रही हूं जिन बच्चों को ये 9 पार्ट समझ में आ गए, और 9 पार्ट्स में क्या क्या समझना होता है कि कौन सा पार्ट दिखता कैसे है। मैं पूछ रही हूँ मोहन कहाँ है, मोहन कहाँ है, तो मेरे को पता तो होना चाहिए मोहन एक ऐसा लंबा सा लड़का है जिसके थोड़ा थोड़ा दाढ़ी है, पहली बात। फिर दूसरा बात, मैं मोहन को ढूंढ रही हूँ तो मुझे पता तो होना चाहिए मोहन मेरे क्या काम आएगा। मैं क्यों ढूंढ रही हूँ, भैया मेरे को मोहन से ये एक चीज चाहिए, राइट। तो कोई भी चीज दिखती कैसी है, सबसे पहले उसका अपीयरेंस कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो। और दूसरा उसका यूजेस, इस्तेमाल कैसे होगी। तो हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, अगर उस पर हमारी कमांड होगी तो कोई भी टॉपिक हम गलत नहीं करेंगे। चलो एग्जाम्पल मैं इसका देती हूँ। सपोज आपके सब एग्जाम्स में टेंस एक टॉपिक होता है। टेंस में चाहे मैं बात करूं एरर की, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स की, टेंस में वो मैक्सिमम टाइम एरर किसकी देता है, वर्ब की। वर्ब एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अगर मुझे वर्ब समझ में आ गई तो मैं टेंस समझ लूंगा। मॉडल एक टॉपिक होता है, वो भी वर्ब बेस्ड टॉपिक है, क्योंकि मॉडल खुद क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब है।
हेल्पिंग वर्ब होती है मॉडल, ठीक है। इसके बाद में मान लीजिए मुझे करना है एक्टिव से पैसिव में चेंज। एक्टिव पैसिव टॉपिक होता है हर एग्जाम में, या उसकी एरर होती है, तो उसमें भी क्या होता है, पैसिव का मतलब होता है बी प्लस T3। T3 मतलब ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगेन वर्ब की जरूरत है, ठीक है। मान लीजिए मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है, प्रेपोजिशन ये खुद एक अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आर्टिकल ये खुद अपने आप में एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो मैं कोई भी टॉपिक पढ़ूंगी मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच की। अब ये जो क्लासेस होती है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच की, बहुत इंपॉर्टेंट होती है यट अ बिट बोरिंग। क्या होता है कि जैसे मैं आपसे ये बोलूं कि ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, तो आदमी को लगेगा यार इसको पढ़ के मेरे को कैसे इंग्लिश आएगी। तो इनिशियली एक दिमाग में एक डिलेमा होता है कि शुड आई कंटिन्यू और नॉट, राइट। पर 2, 3, 4, 5 क्लासेस के बाद में जब हम लोग पहुंच जाते हैं टेंस वाले पार्ट पे, तब हमें रियलाइज होता है कि यार वर्ब पहले समझ लिया तो टेंस अब इजीली समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, सेंटेंस। सेंटेंस पढ़ने के लिए क्या पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। कोई भी क्लास हो, वीआईपीएम में कोई भी बच्चा आता है किसी भी एग्जाम के लिए, हम किससे स्टार्ट करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसको कुछ भी बनना हो, XYZ वीडियो पटवार बनना हो, ग्रेड में जाना हो, चाहे ग्रेड 1st, 2nd, 3rd, 4th तक कोई भी एग्जाम हो, चाहे आरएस, कोई एसएससी की तैयारी करेगा वो भी पहले क्या पढ़ेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लियर है। अब ये होते कितने हैं हमें पता चल जाए तो हम उनको तैयार कर लेंगे। कितने होते हैं सर, मेनली पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। इंग्लिश की जो ट्रेडिशनल इंग्लिश है उसमें कितने होते हैं, 8। 2 एक्स्ट्रा पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, कितने, जो मॉडर्न इंग्लिश में काउंटेड है। तो 8 तो मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और 2 क्या होते हैं, एक्स्ट्रा। कौन कौन से होते हैं, नहीं आइडिया, चलिए हाँ बोलो। जैसे सबसे पहले नाउन, नाउन एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जैसे हिंदी में हम संज्ञा बोल के आते हैं, तो संज्ञा क्या है, वाक्य के अंदर इस्तेमाल होता है, कहां पर, सब्जेक्ट की जगह पर, कर्ता की जगह पर, तो एक पार्ट हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच। दूसरा सर होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कौन होता है, विशेषण, एक पार्ट है। जैसे वह लड़की सुंदर है, सेंटेंस में ही यूज हो रहा है तो विशेषता बताने के लिए। थर्ड सर होता है वर्ब, वह खेलता है, गाता है, नाचता है, कुछ भी करता है, सेंटेंस में वर्ब की जरूरत होती है। फोर्थ मैं लिख देती हूं प्रोनाउन। नाउन की जगह पे हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं, और हम लोग बोलते भी हैं संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले सब सर्वनाम होते हैं, वही क्या होते हैं, आपके प्रोनाउंस होते हैं, राइट। चलिए 5 नंबर मैं लिख देती हूं सर एडवर्ब। जैसे नाउन संज्ञा की विशेषता बताने के लिए कौन आता है, एडजेक्टिव, वैसे ही वर्ब की विशेषता बताने के लिए कौन, एडवर्ब आता है, ठीक है। और कौन होते हैं सर, और होता है आपका प्रेपोजिशन। कौन होता है, प्रेपोजिशन, आपने पढ़ा है, अलग से टॉपिक भी होता है, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और कौन होते हैं सर, इंटरजेक्शन होते हैं। और कौन होते हैं, कंजंक्शंस होते हैं, जो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, एंड हो गया, बिकॉज हो गया, ये पढ़े ना, हाउएवर, देयरफॉर, ऑल्दो, ये भी एक पार्ट है, ठीक है। तो ये मेन 8 शब्द हैं, यानी आपका कोई भी सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, उसमें यही होंगे, ठीक है। 2 आपके मॉडर्न इंग्लिश में और हैं, कौन कौन से, एक तो हो गया आप लोगों का आर्टिकल और एक हो गया डिटरमिनर, ये भी सिलेबस का पार्ट होता है, ठीक है। अब देखो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की जरूरत कहां कहां पड़ती है। सबसे पहली बात, नाउन और प्रोनाउन तो सब्जेक्ट बनते हैं, तो इनको तो पढ़ना ही पड़ेगा। सब्जेक्ट बनेंगे, सब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू होता है, ठीक है। विशेषता बता रहे हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब सेंटेंस में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। और जब आप टेंस पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं एडवर्ब। बचपन में और कुछ किया नहीं किया, टेंस जरूर पढ़ा होगा स्कूल में, और टीचर्स रटवाते भी थे, यूजुअली, नॉर्मली, जनरली देखते ही प्रेजेंट सिंपल लगा देना, यट को देखते ही परफेक्ट लगा देना, स्टिल को देखते ही कंटिन्यूअस लगा लेना। तो वो वर्ड क्या थे, वो एडवर्ब थे, तो ये भी हमें पढ़ने पड़ेंगे। चलिए वर्ब, इसके बिना तो कोई सेंटेंस सेंटेंस ही नहीं है। वाक्य, सेंटेंस की परिभाषा ही क्या होती है, एक कर्ता हो और एक क्रिया हो। क्रिया जब काम ही नहीं हो रहा है तो सेंटेंस कैसा, तो ये भी चाहिए होगा मुझे। और ये आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड होता है, प्रेपोजिशन तो पढ़ना ही है आपको, चाहे एरर देख लो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, प्रेपोजिशन होता है। इंटरजेक्शंस सर इसकी 2 जगह जरूरत पड़ती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर जरूरत पड़ती है, और कुछ एग्जाम में, जैसे वीडियो एग्जाम अगर आप देते हो, या ग्रेड एग्जाम, आप कोई सा भी ग्रेड दे दो, टीचर वाले या नीचे लेवल तक कोई भी ग्रेड, वहां पर आपको 2 टॉपिक में जरूरत पड़ती है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो सभी को जरूरत पड़ती है, और
ट्रांसफॉर्मेशन एक टॉपिक वीडियो में आता है, 2 क्वेश्चन उसके आजकल पूछे जा रहे हैं, वहां पर आपको इंटरजेक्शन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इंटरजेक्शन होता क्या है, हम मजे मजे में कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं, हुर्रे, वाओ, ओ, आउच, अलास, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, इंटरजेक्शंस। कंजंक्शन क्या होते हैं, जोड़ने वाले शब्द, जो क्या करते हैं, सेंटेंसेस में जोड़ने का काम करते हैं। आर्टिकल अगेन सिलेबस का पार्ट है, ए एन दी का यूज पढ़ना, और डिटर्मिनर अगेन सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, मामला यहां तक कोई दिक्कत किसी भी तरह की नहीं, तो कुछ लिख भी लो। हम्म, देखो सभी का सेम ही कमेंट है कि अंग्रेजी जीरो से सीखनी है, तो जीरो से तो सभी को सीखना होता है, हीरो सभी को बनना होता है, बट पेशेंस, पेशेंस थोड़ा सा आपको रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आज सोते ही उठते ही फीस जमा कराते ही ओहो इंग्लिश आ गई, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच है और इनके नाम एक बार आपको पता होने चाहिए। ठीक है। लिख लिया, चलिए। सेंटेंस है, सेंटेंस किससे मिलके बना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने होते हैं, 8+2। ट्रेडिशनल इंग्लिश में 8 ही थे, ये 2 पीछे से और आ गए, इनको ध्यान रख लेंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाइए। अब इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए भाई, एग्जाम दे रहे हो, सिलेबस देखा है क्या रेस्पेक्टिव एग्जाम का, क्या लगता है कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जो इंपॉर्टेंट हो सकता है इसमें से, नहीं। ऐसे तो देखो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आई गेस आप कोई भी टॉपिक पढ़ोगे बिना वर्ब के वो नहीं हो पाएगा। आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करोगे, आपको टेंस को पास्ट में ले जाना होगा, कभी तो अगर पढ़ा होगा तो। आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करोगे, आप B+T3 लगाओगे, ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप टेंस पढ़ोगे तो इज एम आर आई एन जी लगाना है, कि आपको हैज हैव वर्ब थर्ड लगाना है, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म लगानी है, क्या लगानी है, सब किस में चेंजेस होते हैं, वर्ब में। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वर्ब। अगर कोई बच्चे को वर्ब समझ में आ जाती है तो एटलीस्ट 30% काम हमारा हो जाता है। 30 के बाद में और वर्ब में ही दिक्कत आ गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू नहीं करो तो बेटर है, क्योंकि फिर क्या है, जब 30% ही निकल गया तो पीछे 70 भी क्या ही आना है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो वर्ब क्या होती है आपके ज्ञान के अनुसार, जो आपका पुराना प्रीवियस नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग, क्या होती है क्रिया, किसी काम को करना या होना। काम को आप कर भी सकते हो, कोई एक्शन है, कोई एक्टिविटी है, वही तो वर्ब होती है। कोई भी काम है, चाहे आप उसको कर रहे हो या वो काम हो रहा है, तो कोई एक्शन है, कोई एक्टिविटी है, वही क्या होती है, वर्ब होती है। अब ये जो वर्ब है ना, उसको कई तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, और इसकी हर एक कैटेगरी से एक क्वेश्चन तैयार होता है। क्या, जितनी कैटेगरीज हैं इसकी, बहुत सारे टाइप्स होते हैं वर्ब के, आपने हेल्पिंग मेन सुना होगा, और भी बथेरे बथेरे, और हर एक कैटेगरी से एक क्वेश्चन तैयार होता है। और मैं आपको बताऊंगी किस किस टॉपिक में कौन सा क्वेश्चन तैयार होता है। सबसे, अगर मैं सबसे जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी है और जो आपको आती भी है उसी से स्टार्ट करती हूं, तो वर्ब की 2 कैटेगरीज होती हैं। कौन कौन सी, एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब, एक क्या होती है, मेन वर्ब। यही बात है क्या, एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है मेन वर्ब। चलो इसके बारे में आप क्या जानते हो, हेल्पिंग क्या करेगी, हेल्प करेगी ऑब्वियसली, भाई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, क्या करेगा, म्यूजिक देगा। तो वैसे ही हेल्पिंग वर्ब क्या करेगी, हेल्प करेगी। हेल्प किसकी करेगी, मेन वर्ब की करेगी।
ये एक बस इंपॉर्टेंट चीज है। कहने का मतलब हेल्पिंग वर्ब को अपने साथ किसकी जरूरत पड़ती है? मेन वर्ब की। इसीलिए मैंने पूछा हेल्पिंग वर्ब हेल्प करेगी तो कोई एक मेन आदमी तो होना ही चाहिए, तो ये डिपेंडेंट हो गई इस पे। अब मेन वर्ब क्या करेगी? इसको हेल्पिंग वर्ब चाहिए क्या? अरे ये अकेले भी आ सकती है और हेल्पिंग वर्ब के साथ में भी आ सकती है। कई बच्चे सोचते हैं कि अच्छा उसको इसकी जरूरत है, इसको थोड़ी पड़ेगी, तो अकेले ही रह लेंगे। अरे फिर क्यों इज एम आर के साथ आईएनजी लगा रहे हो, है ना? तो ये हेल्पिंग वर्ब के साथ में भी रह सकती है और अकेले भी रह सकती है, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट सिंपल पढ़ते हैं, पास्ट सिंपल पढ़ते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, और इज एम आर, हैज, हैव, हैड इनके साथ भी यूज करते हैं। तो ये डिपेंडेंट है, क्योंकि ये सिर्फ हेल्प कर रही है, हेल्पर है, सब्जी वब्जी काट देगी, तड़का तो उसी को ही लगाना है, ठीक है? इसके अकेले रहने से काम नहीं होगा, ठीक है? हेल्पिंग है और मेन है। अब यहां तक भी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। हेल्पिंग भी कहती है कि मैं भी अपने दो टुकड़े कर लेती हूँ, पाकिस्तान वाला हाल हो रहा है इसका भी। चलो अब दो कैटेगरी में क्या क्या इसकी कैटेगरी है सर? एक होती है प्राइमरी वर्ब्स और एक होती है मॉडल वर्ब्स। दो कैटेगरी है एक तो, और जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना उसको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोला जाता है, सुना होगा ना ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी भी बोला जाता है। अब उसमें दो कैटेगरी है फर्दर, एक मॉडल ऑक्सिलरी और एक प्राइमरी ऑक्सिलरी। एक मॉडल और एक प्राइमरी। अब कुछ एग्जाम में मॉडल डायरेक्टली लिखे हुए रहते हैं और कुछ एग्जाम में मॉडल डायरेक्टली नहीं लिखे हुए हैं। मैं कह रही हूँ जिनमें नहीं भी लिखे उनमें भी पढ़ना चाहिए। एक एग्जाम में लिख रखा है कि आपको ट्रांसलेशन रेडी करके आना है, डायरेक्ट लिख दिया सपोज, और सेंटेंस आया कि सभी को बड़ों का आदर करना चाहिए। कैसे करोगे जब आपने मॉडल पढ़ा ही नहीं है? तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। ये नहीं है कि बहुत ज्यादा एकदम डिटेल में चले जाओ, ये आ जाएंगे तो ये मॉडल लगा दोगे, वो भी पढ़ना है, सर्टेन लेवल तक वो भी पढ़ना है, लेकिन एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हो कि हाँ कैन का मतलब सकता है, शुड का मतलब चाहिए, मस्ट का मतलब ही चाहिए या फिर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, इतना सा बस ध्यान रखना है। तो मॉडल भी पढ़ना है। और सबसे बड़ा जो करेक्शन ऑफ सेंटेंस में आता है कि मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमने बोला ना ये तो हेल्पिंग है, हेल्पिंग तो अकेले रहेगी नहीं, तो कैसे रहेगी? अपने बाद मेन लेगी, और मेन कैसी लेती है? ठीक है, अब आ जाइए इस तरफ। अब कौन सी वर्ब्स है? प्राइमरी, ये भी हेल्पिंग ही है। इसमें हम तीन तरह की वर्ब्स पढ़ते हैं। कितने तरह की? तीन। कौन कौन सी? एक डू, एक हैव और एक बी। ये तीन वर्ब है जो 70% इंग्लिश को संभाल कर बैठी है। 70% वाक्यों में आपको ये तीन वर्ब देखने को मिलती है। 70%। डू के अंदर डू भी है, डज भी है, डिड भी है, ठीक है? मतलब मैं समझी नहीं। ठीक है, चलिए एक इन्फॉर्मेशन है कि यूट्यूब पे मे बी कुछ टेक्निकल इशू की वजह से क्लास आपकी कंटिन्यू नहीं हो पा रही है, तो सभी बच्चे जो है एप्लीकेशन की तरफ स्विच कर जाओ। अच्छा ही है, डाउनलोड करो ज़्यादा से ज़्यादा। VIPM अकेडमी एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपको ये क्लास कंटिन्यू अभी मिलेगी, कुछ इशू की वजह से नहीं हो पा रही है, और कंटिन्यू वहाँ से आप अभी करेंगे। उस पर लाइव कर रहे हैं एप्लीकेशन पे, और जिन बच्चों ने ऑलरेडी कोर्स ज्वाइन कर लिया है वो आपको तो आपके बैच में मिलेगी ही मिलेगी। आज सिर्फ यहाँ पर लाइव थी, आपके बैच में रेगुलर टाइम पे मिलेगी, और रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी ये वाली क्लास। रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत नहीं है एज सच, ठीक है? थैंक यू। चलिए वापस आ जाओ इस पे। मॉडल, मॉडल के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्राइमरी कितनी वर्ब है? तीन। ये 70% इंग्लिश को निभा रही है, इनका बहुत बड़ा योगदान है इंग्लिश में। डू के अंदर आपका जो है डू भी है, डज भी है, डिड भी है, तो तीन टेंस तो समेट ही लिया, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल हो गया। हैव के अंदर हैव भी है, हैज भी है और हैड भी है, तीन टेंस निपट गए आपके। कौन कौन सा? तीन का दो ही तो है, परफेक्ट परफेक्ट दोनों का, ठीक है? और बी के अंदर बहुत कुछ है। बी में क्या है? बहुत कुछ है। ये एक आध नहीं, 8 है। नॉर्मल कोई भी वर्ब होती है उसके 3 फॉर्म चलते हैं। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि डू के 3 फॉर्म बताओ, तो तुम क्या बोलोगे? डू, डिड, डन। ये बी है ना, ये छोटा मोटा हस्ती नहीं है, बहुत बड़ा आदमी है, एकदम पाकिस्तान जैसा समझ सकते हो तुम, कुछ अलग ही। तो ये अलग करने के चक्कर में क्या करता है? 8 फॉर्म है इसके। कौन कौन से? इज, एम आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग। पूरा एक्टिव पैसिव ये एक अकेली वर्ब संभाल लेती है, पूरा एक्टिव पैसिव।
मतलब ये मान लो कि अगर एक बार ये समझ में आ गया तो कोई भी एग्जाम दोगे एक्टिव पैसिव वैसे भी गलत नहीं होता बच्चों का, पर ये बी वर्ब पे ही डिपेंडेंट है पूरा। तो इसकी 8 फॉर्म्स हैं और ये बेचारी, तो ये 3 प्राइमरी वर्ब्स होती हैं जिनको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आ जाओ इधर, मॉडल और प्राइमरी 2 फॉर्म है, वो हेल्पिंग है या मेन है? हमने क्या पढ़ना शुरू किया? वर्ब। वर्ब क्या करती है? काम करती हैं। तुम्हारी तरह नहीं है, वर्ब तो क्या करती है? काम करती हैं। कितने तरह की? 2। कौन कौन सी? हेल्पिंग और मेन। हेल्पिंग क्या करेगी? हेल्प करेगी। कितने तरह की हैं? मॉडल और प्राइमरी। एरर के लिए इसको पढ़ना जरूरी है, ट्रांसलेशन के लिए इसको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। ये क्या करेंगे? प्राइमरी। बस ये 70% पार्ट को संभालेंगे बच्चे कुचे। 3 वर्ब है, सब कुछ आप सेंटेंस में देखेंगे। अब इधर आ जाइए सर, मेन वर्ब। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेती हूँ, इसका भी बहुत बड़ा परिवार है। मेन वर्ब। सर ये मेन वर्ब भी कहती है कि मैं भी कोई छोटा मोटा आदमी तो नहीं हूं, मेरा भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं, तो मुझे भी आराम से देखो। सबसे पहला कि जैसे मान लीजिए मुझे मॉडल और प्राइमरी वर्ब को पहचानना है, तो मैं पहचान सकती हूँ क्या? भाई कैन है, शुड है, ऑट टू है, या सपोज जो 15-20 मॉडल है मैं आपको लिखवा दूंगी कि मॉडल ऐसा दिखता है भाई। हैव टू मॉडल है, नीड नॉट मॉडल है, डेयर नॉट मॉडल है, ऑट टू मॉडल है, शुड मॉडल है, मे, मस्ट, माइट, जितने भी है सब लिखवा दूंगी, पहचान लोगे। प्राइमरी वर्ब 3 है ही, पहचानी हुई है। बट मैम मेन वर्ब को कैसे पहचानेंगे? दुनिया में तो इतने वर्ड्स हैं, लाख तो बहुत छोटा नंबर हो जाएगा बोलने के लिए, लेकिन कोई भी वर्ड है मुझे पता कैसे चलेगा कि वो मेन वर्ब है? तो सबसे पहले तो मेन वर्ब को पहचानना है, फिर उसकी जो कैटेगरीज है उनके बारे में। मेन वर्ब को पहचानना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि वर्ब की फॉर्म पे ही तो टेंस भरोगे, वर्ब की फॉर्म पे ही तो एक्टिव से पैसिव में जाओगे, उसी पे ही जो है आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट करोगे, तो वर्ब की फॉर्म तो पहचाननी पड़ेगी। मेन वर्ब को पहचानने का तरीका बहुत ईजी है। कोई भी शब्द, कोई भी वर्ड है, वो मेन वर्ब हो जाएगा अगर वो अपने बाद ईडी या आईएनजी में से कुछ एक्सेप्ट कर ले। कोई भी एक, जरूरी नहीं है कि दोनों। मैंने क्या बोला? कोई भी वर्ड मेन वर्ब हो जाएगा अगर वो अपने में से क्या ले ले? ईडी या आईएनजी। या बोला है मैंने, और बोला है, और हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाला। इन दोनों में से कोई एक। इसका मतलब दोनों ना ले, अरे ले भी सकता है, मैंने तो ये बोला दोनों में से कोई एक। न्यूनतम 2 चपाती खानी है, इसका मतलब 2 ही खाओगे क्या? नहीं, 2 तो तुम्हें खानी ही खानी है। वैसे ही इन दोनों में से कोई एक, मतलब एक तो होना ही चाहिए, दूसरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बात समझ में आ गई? जैसे मैं बहुत बेसिक वर्ब से स्टार्ट करती हूं। अभी मैंने कुछ शब्द लिखे थे पीछे, डू, आईएनजी लगाऊं इसमें? डूइंग सुना है क्या आप लोगों ने? डूइंग सुना है? आई गेस सभी ने सुना होगा। तो मैं कह सकती हूँ क्या ये मेन वर्ब है? तो आप तो इसको उधर लिख के आए थे हेल्पिंग में, तो या तो आप गलत कर रहे हो या हमें गोल गोल कर रहे हो। एक्चुअली डू हेल्पिंग और मेन दोनों होता है, ध्यान रखेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है। तो डू हेल्पिंग भी होता है और मेन भी होता है। चलिए और बोलो, पीछे एक और वर्ब लिखी थी मैंने, हैव, हैविंग होता है ना, ये भी हेल्पिंग भी होती है और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस में पढ़ते हैं? परफेक्ट में पढ़ के आते हो, प्रेजेंट परफेक्ट में, और मेन तो किसी भी टेंस में आ सकती है। चलिए अब आगे बढ़ी मैंने कहा मैं आपको पढ़ा रही हूं, तो टीच वर्ब है। टीचिंग होता है क्या? होता है, ठीक है। स्टडी, स्टडिंग होता है क्या? हाँ, स्टडीड भी होता है। तो यहां तो आपने टीच्ड नहीं बोला, यहां तो आपने हैव्ड नहीं बोला, यहां तो आपने डूड नहीं बोला, तो मैंने क्या बोला था? कोई एक। इसने तो दोनों भी ले लिए। तो ऐसा क्यों होता है कि दोनों में से कोई एक ही कभी कभी लेता है? उसका रीजन है कि हर वर्ब का सेकेंड और थर्ड फॉर्म ईडी से नहीं बनता है। जैसे एक वर्ब है ईट, इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है? एट। ईटेड थोड़ी होता है, नहीं होता ना। तो हर वर्ब का जब ईडी से बन ही नहीं रहा है तो हर वर्ब ईडी क्यों लेगा भाई? लेकिन आईएनजी लगभग सब ले लेते हैं। ऐसे ही मान लीजिए आप लोग कोई चीज सीख रहे हो, लर्निंग होता है क्या? होता है ना। लेकिन मान लो मैंने तुम्हारा नाम लिख दिया, क्या नाम है? मंजू। मंजू में लगा दो तो आईएनजी, मंजूंग। हो सकता है क्या? इसका मतलब ये वर्ब नहीं है। मेरे हाथ में एक
पैन है, मैंने लिखा पैनिंग, है क्या? नहीं, लेकिन पेन, पेन यानी दर्द, पेनिंग होता है। इसका मतलब जो भी वर्ड हमारे क्या होंगे, वर्ब होंगे, या तो ईडी या आईएनजी वो जरूर लेंगे। क्लियर है मामला? हेल्पिंग देखी, हेल्पिंग में दो थी, मॉडल और फिर हमारे मेन पे शुरुआत हुई। पहले पहचाने तो, इतने सारे शब्द हैं, हमें कैसे पता चलेगा? और पहचानना क्यों है? क्योंकि हमें तो काम में लेनी है वर्ब को, ठीक है। अब ये तो एक बात, एक और नोट डाल के बात लिखवानी है कि ये तो हमने कहा पहचानेंगे कैसे। अब कोई भी वर्ब मेन वर्ब है तो उसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पढ़ते हो ना, फीचर्स समझ लो। मान लो कोई भी वर्ब है तो उसके दो फीचर्स होते हैं, कोई भी वर्ब है तो उसके क्या होते हैं, दो फीचर्स होते हैं मेन वर्ब के। फीचर्स ऑफ मेन वर्ब लिख देती हूँ। दो फीचर्स है, क्या क्या फीचर्स है? सबसे पहला फीचर होता है मेन वर्ब का कि कोई भी वर्ब मेन वर्ब है तो उसका कोई हिंदी मीनिंग होगा। भाई हिंदी अर्थ तो होगा ही, तो एक तो क्या होता है, उसका कोई ना कोई हिंदी मीनिंग होता है। दूसरा, कोई भी वर्ब है तो उसकी वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। बहुत कॉमन सी चीजें बता रही हूं, वर्ब फॉर्म्स होती हैं। जैसे सपोज मैंने अभी आपको एक वर्ब बोली थी डू, तो डू का मतलब क्या होता है, करना, तो कुछ हिंदी है इसका। चलो, वर्ब फॉर्म्स क्या होती है इसकी, डू, डिड और डन। ऐसे ही मान लीजिए, अभी हैव को मैं नहीं लिखवा रही हूं क्योंकि उसके चार मीनिंग रहते हैं, इसीलिए। अब आ जाओ इधर, स्टडी है, स्टडी का मतलब क्या होता है, पढ़ना या अध्ययन करना, ज्यादा अच्छे शब्दों में लिखूं। अब मुझे ये बताओ इसकी फॉर्म्स क्या क्या होती है, स्टडी, स्टडीड और स्टडीड। एक बार ही उनको बुला देना, माइक को थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज कर देंगे बाहर से। उसका तो ठीक है, मेरा मेरा यहाँ पे, हाँ ऑफलाइन में वॉइस बढ़ा दो, ठीक है, थोड़ा सा वॉइस इंक्रीज है ना। अब आ जाओ इधर, मैंने कहा कोई भी वर्ब है, वर्ब की दो क्वालिटी हैं, क्या क्या, एक तो हिंदी होगी, दूसरा उसकी फॉर्म्स चलेंगे। कोई भी वर्ब, जैसे अभी मैंने बोला लर्न, लर्न का मतलब क्या होता है, सीखना, तो लर्न, लर्नट, लर्नट आपने सुना होगा, है ना। तो ये दो फीचर है, दो बातें हमने की, मेन वर्ब पहचानने का तरीका आईएनजी या ईडी से। दूसरी बात हमने क्या की कि इसके दो फीचर्स होते हैं, राइट। अब आ जाते हैं इसके टाइप्स पे कि मेन वर्ब के क्या क्या टाइप्स रहते हैं। तो कोई आपको टाइप पता है क्या मेन वर्ब का? स्टैटिव, हाँ स्टैटिव, स्टैटिव तो याद रह गया, अरे बाकी भी बहुत थे। देखो इसके बहुत सारे टाइप हैं और हर एक टाइप से एक क्वेश्चन है, ये समझ लो आप। सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा सकर्मक और अकर्मक, पढ़ा है ना। तो वो क्रिया का क्या है, एक प्रकार है। यहां से क्वेश्चन किस टॉपिक में आता है, प्रेपोजिशन एक टॉपिक पढ़ा है क्या? प्रेपोजिशन का क्वेश्चन इसी से ही आता है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव से, ठीक है। जिसको बोलते हैं सकर्मक, जिसको कर्म चाहिए, और अकर्मक जिसको कर्म नहीं चाहिए। चलो अब इधर आ जाओ फटाफट से। दूसरा टाइप होता है सर रेगुलर और इर्रेगुलर। क्या? रेगुलर और इर्रेगुलर। रेगुलर मतलब जिनकी वर्ब फॉर्म्स कैसी हो, जिनकी वर्ब फॉर्म्स ईडी या टी से बने। जैसे सारी वर्ब की तो ईडी या टी से नहीं बनती, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड होता है, लेकिन ईट, एट, ईटन होता है, कट, कट, कट होता है, पुट, पुट, पुट होता है। तो जिनकी ईडी से या टी से बने वो रेगुलर होती है, और जिनकी ईडी या टी से नहीं बने वो कैसी होती है, इर्रेगुलर। हम इर्रेगुलर याद कर लेंगे, जिनकी ईडी से बनेगी तो वैसे ही बन जानी है, ठीक है। तीसरा सर होती है एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब, ये क्या सिस्टम है? एक्शन और नॉन एक्शन का मतलब होता है, एक्शन मतलब काम करने वाली वर्ब, तो ये क्या काम नहीं करती, हाँ ये थोड़ा सा आलसी है। इसमें दो कैटेगरी होती है, एक लिंकिंग वर्ब और एक स्टैटिव वर्ब। कौन कौन सी? एक लिंकिंग
जोड़ने का काम करने वाली वर्ब, और एक स्टैटिव, स्टैटिव जो अवस्था को बताती है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा स्टैटिव वर्ब से, ठीक है। तो लिंकिंग भी होती है, अब लिंकिंग यूज बहुत ज्यादा होती है, उससे क्वेश्चन नहीं आता, यूज बहुत होगी। जैसे एक बहुत सिंपल सेंटेंस बोल रही हूं, ही इज स्मार्ट, लिंकिंग वर्ब का यूज हुआ है, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन यूज बहुत ज्यादा होती है, बट यहां से क्वेश्चन आता है स्टैटिव से। ये नॉन एक्शन है, एक्शन नहीं करती है, ठीक है। इसके अलावा सर फ्रेजल वर्ब होती है, सुना है क्या फ्रेजल वर्ब? एग्जाम में लिखा हुआ रहता है, वीडियो में है, आरएस में है, फ्रेजल वर्ब्स लिखी हुई रहती हैं। फ्रेजल वर्ब क्या है? ये भी एक प्रकार की वर्ब है। ये अलग क्यों है? इन वर्ब के अंदर वर्ब के साथ में प्रेपोजिशन जुड़ा हुआ रहता है। क्या जुड़ा हुआ रहता है? प्रेपोजिशन। जैसे नॉर्मल वर्ब टेक का मतलब क्या होता है, या जैसे टेक का मतलब लेना होता है। मैं दो वर्ब लिख रही हूं, टेक का मतलब क्या होना है? लेना। ऐसे ही मैं लिख देती हूं लुक, लुक का मतलब क्या होता है? देखना। पर टेक आफ्टर का मतलब दूसरा होता है, प्रेपोजिशन जुड़ गया एक। ऐसे ही लुक आफ्टर का मतलब दूसरा होता है, लुक आफ्टर देखा होगा, देखभाल करना, और टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल करना, सदृश दिखना। तो वर्ब के साथ में प्रेपोजिशन जुड़ के फ्रेजल वर्ब बनाती है। तो ये अलग अलग टाइप की क्या है, वर्ब की कैटेगरीज है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन इससे भी आता है, ठीक है, और डायरेक्ट क्वेश्चन इससे भी आता है, और डायरेक्ट क्वेश्चन इससे भी आता है प्रेपोजिशन में, ठीक है। अब इसको आगे लिखो, कहां तक लिखे हो आप लोग? हाँ लिखो, तो जल्दी से लिख लो।
अब देखो इसके लिए मैं एक छोटा सा होमवर्क आज ही दे रही हूँ आप लोगों को, है ना। डे 1 से ही थोड़ा थोड़ा करते रहना। वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है, कुछ था ही नहीं तुम्हारे मतलब वॉइस लायक। चलो, आवाज आ रही है सर? आ रही है आवाज, है ना। अभी कुछ पढ़ाया नहीं है, बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं, बस नोट कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ाया नहीं है, उसके बाद में कॉपी कर रहे हैं। देखो अब 100 वर्ब्स ऐसी हैं जिससे डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। जितने भी अभी एग्जाम हुए हैं, किसी भी एग्जाम में, वो सारे के अंदर 100 वर्ब फॉर्म्स ऐसी हैं जो आपको याद करनी है। मैंने कई बार पढ़ा भी दी है और बहुत सारे बैचेस में दे भी दिए हैं। आप लोगों को भी मिल जाएगी इसकी पीडीएफ। कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पे। आज तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और कुछ कोर्स लोगे तो कोर्स में मिलेगी आगे से। आज के लिए सिर्फ इतना करना भाई, कम से कम वो वर्ब फॉर्म्स याद करोगे तो रिग्रेट नहीं होगा, ये है। बाकी तो आपकी इच्छा है, बट ये वीआईपीएम क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे भी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी 100 वर्ब फॉर्म्स की। उसमें कुछ नहीं, सारी वर्ब फॉर्म्स दे रखी हैं, वो तो आप ही को याद करनी पड़ेगी कि स्टडी स्टडीड स्टडीड, ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट है जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब आप सोचोगे कि हम तो सही लगा देंगे, अरे भाई नहीं लगा पाओगे, नहीं लगा पाओगे। जैसे मैं आपको बोलूं चूज वर्ब है, बताओ इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती है? चूज्ड कर दोगे, जबकि चूज ही होती है, बस स्पेलिंग चेंज होती है। तो इसीलिए ये इसी शब्द के लिए मैं आपको बता रही हूँ। और ऐसे यही नहीं, एक वर्ब होती है शो, क्या लगता है इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म क्या रहेगी? शोड। सेकंड तो शोड होती है, लेकिन ये भी बड़ा अजीब किस्म का है, इसकी थर्ड फॉर्म होती है शोन। तो ये चीजें दिक्कत करती है। बाकी तो मुझे पता ही है, कोई इजी इजी आएगा तो ईट एट ईटन तो तुमसे पूछेगा भी नहीं, पूछ भी ले तो एक आध ही ऐसा होगा। तो थोड़ी अच्छी वर्ब फॉर्म्स भी आप लोगों को याद हो जाए इसलिए, और इनको रटना नहीं है, एक बारी बस गो थ्रू करोगे याद हो जाएगी अपना ही। और जो इररेगुलर है वो याद कर लेंगे, रेगुलर क्यों करेंगे? ईडी वाली तो हमें याद ही है खुद ही, हम जो नहीं आती है, कट की नहीं आती तो भी कटेड ही लगाते हैं, जबकि होता क्या है? कट कट कट। तो इररेगुलर याद कर लेंगे। इस पीडीएफ को एक बारी चाहो तो गेट इट प्रिंटेड, मिल जाएगा। अभी बाकी कल मिलते हैं ना। थैंक यू सो मच।